जय हिंद स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के बाद में ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी और बचती है, तो उसको मैं फिर से आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और ये ऐसे टॉपिक्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल बेस्ड मैथ्स होता है, जहां से एनडीए यानी कि एग्जाम में हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो वैसे ही ज्योमेट्री का मैं एक कॉनिक सेक्शन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और इस पूरे चैप्टर को मैं 4 पार्ट में आपके सामने क्लियर करूंगा। तो आज हमारे लिए फर्स्ट पार्ट है कॉनिक सेक्शन 1। कॉनिक सेक्शन 1 नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है। कॉनिक, CONIC, सी मतलब सर्कुलर फॉर्म में जो भी शेप होता है उसकी हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे। स्वाभाविक है, ज्योमेट्री है। जब हम लोगों ने ज्योमेट्री को क्लियर किया था तो हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी चीज़ें जो होती है वो इक्वेशन में ही होती है, इक्वेशन फॉर्म में ही वो चीज़ें बनती है और इक्वेशन फॉर्म में ही उन चीज़ों को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो कॉनिक सेक्शन है इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और जो 4 पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, आप पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा भी ना जाने कितने पार्ट्स यहाँ से बन सकते हैं। डिपेंड करता है वो एक्स, वाई और बाकी जो कॉन्स्टेंट है उनकी वैल्यू के ऊपर। लेकिन हम हमारे जो एनडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जब चलेंगे तो ऐसे हम लोग 5-6 पार्ट के बारे में हम लोग आपके सामने बात करेंगे। तो सीरीज जो ये वीडियो की जो सीरीज है इसका ये फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ पर पहली चीज आपको देख रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन इन सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में जो इक्वेशन होती है आपकी वो ये रहेगी। सेकंड ऑर्डर डिग्री की इक्वेशन आपके सामने है ये ax² 2hxy 2by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं सेकंड डिग्री की, इसमें a b c f g h कंप्लीटली कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन सभी कॉनिक सेक्शन के जो 4 पार्ट के हम लोग बात करेंगे उसमें मिलेगी। कौन से 4 पार्ट के बारे में बात करेंगे वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो 4 पार्ट रहेंगे उसकी मैंने आपके सामने टेबल रखी है। नेचर ऑफ कॉनिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसे 6 जो शेप हैं, 6 जो डिजाइन हम लोग रख रहे हैं आपके सामने, ये कॉनिक के पार्ट हैं। हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे, सबके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी जो बेसिक कंडीशन है वो कंडीशन भी मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी है। और ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। एनडीए के एग्जाम के हिसाब से ऑब्जेक्टिव के लिए ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जब अंदर घुसता है, जब देखता है, तो उसके हाथ में एक लिस्ट होती है। उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और कुछ फार्मूलेस होते हैं और उन फार्मूलों में ये टेबल भी रहती है। इसको बोल सकते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियोस। तो इस टाइप की जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी एग्जाम में, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोगों ने डेल्टा बनाया। डेल्टा कैसे बनाया? तो एक डिटर्मिनेंस बना दिया। डिटर्मिनेंस यानी कि a h f जो कांस्टेंट है, इस टाइप से सोल्व करेंगे तो ये डेल्टा आपका इस टाइप से डिजाइन हो सकता है। इस डेल्टा को जब आप लोग सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंस की प्रॉपर्टी यूज करके या एक्सपांड करके, जो भी आपको तरीका ठीक लगे, तो आपको ये डेल्टा यहाँ से मिल सकता है। तो इस टाइप से ये डेल्टा हो गया और ये इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वेशन कभी सर्कल होगी, कभी पैराबोला होगी, कभी हाइपरबोला होगी, कभी क्या होगी, कभी क्या होगी, कभी जानते होंगे हम लोग, कभी नहीं जानते होंगे, ऐसी कुछ बातें चलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो इक्वेशन है इसके बारे में डीप में डिस्कस करने के लिए मैं इस टेबल के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। मैंने आपके सामने जो टेबल रखी थी उसमें डेल्टा की वैल्यू को डिसाइड किया गया था और सारे कांस्टेंट यदि आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिए और डेल्टा की वैल्यू यदि 0 आ गई तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो इक्वेशन है इसमें सारी ऐसी a b c की वैल्यू रख दें हम लोग जिसमें ये डेल्टा जो है वो 0 मिल जाए। तो यहां पर डेल्टा इक्वल टू में 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। कई बार इक्वेशन आ जाती है जैसे 4x² 3y² प्लस 4hxy प्लस 2xy² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो वहां से a b c f g h फाइंड करके हम लोग डेल्टा में वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा की वैल्यू डिसाइड कर देगी कि ये कौन सा शेप है। तो जो 4 ऑब्जेक्टिव बनते हैं एग्जाम में वो चारों ऑब्जेक्टिव ये हो सकते हैं या कभी कभी ऑब्जेक्टिव देके सामने वाला कंडीशन भी पूछ सकता है। अभी मैं थर्ड कॉलम की आपसे बात नहीं कर रहा हूं, इनसेंट्रिसिटी की, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आपसे। तो ये इस टाइप का जो शेप है हम लोग जो लेकर आते हैं, इस शेप की बात आप लोग एक और देख रहे हैं यहाँ पे। सर्कल,
सर्कल में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। वैसे तो ये जो सभी शेप आप लोग देख रहे हैं सब में डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू निकलनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 व्हाटएवर जो भी होना हो उसको हो सकता है। उसमें ये जो इक्वेशन है उसमें h इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b, मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं और आप लोग भी घर में जब भी पढ़ें इसको बार बार इक्वेशन लिखते रहिएगा ताकि आपको दिमाग में बैठेगी, कोई भी चीजें हमको ऐसे ही क्लियर होती है। 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये चीजें हमको ऐसे ही मिलती है। तो डेल्टा होने के बाद में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो बाकी सब में तो है ही सही है। स्टूडेंट को मैं यहाँ पर एक एडवाइस और देता हूँ जनरली कि जो 4 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, उन चारों ऑप्शन में यदि नन ऑफ दिस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आपको डेल्टा चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा हमारा एग्जाम में, क्योंकि सभी में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो स्वाभाविक ही आएगा। और यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो फिर आपको डेल्टा जरूर चेक करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि h इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b, सर्कल यदि है तो h इक्वल टू 0 होना चाहिए और a इक्वल टू b होना चाहिए। तो h इक्वल टू 0 होना चाहिए मतलब कि ये मटेरियल नहीं होना चाहिए, और a इक्वल टू b यानी कि इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, बोले तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इस टाइप से। ऐसी चीजें उसमें जब होगी तो कहीं ना कहीं वो सर्कल का काम करेगी, यानी कि इक्वेशन को हम लोग 1 बाय वापस से रीशफल करेंगे आगे आने वाली चीजों में। ये बात आप लोग थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। फिर a इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू एच स्क्वायर, ये जो पैराबोला की कंडीशन है ए बी, सपोज यहाँ पर मान लो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, यानी कि a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आपको h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, h की वैल्यू 3 2 जा 6 यानी कि √6 होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू √6 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये पैराबोला रहेगा, और यदि ऐसा नहीं है ए बी ग्रेटर देन एच स्क्वायर, ए बी ग्रेटर देन एच स्क्वायर, यदि ऐसा है सपोज तो आपके लिए फिर वो इलिप्स बनेगा, यदि लेस देन है तो हाइपरबोला बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि a प्लस बी इक्वल टू में 0 है, यानी कि a और b का सम जो है वो 0 है, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे ये 6 आइटम हमारे सामने हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव की भरमार है, ऑब्जेक्टिव का ढेर है। यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे, कोई भी अटेम्प्ट का, किसी भी अटेम्प्ट का, ये टेबल से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। आप कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में पेपर देख सकते हैं। ये सारा पढ़ने के बाद मुझे इतना समझ में आता है कि ऐसी कुछ टेबल हम लोग डिजाइन कर दें कि सारी चीजें बच्चों को एक साथ एक वीडियो में एक जगह मिल जाए। अल्टीमेटली एक मॉल बना दें, उसका शोरूम बना दें उसका, हम लोग सारा कंटेंट आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ प्रयास है यहाँ पर। तो इस टाइप की बेसिक चीजें हैं। एग्जाम में इक्वेशन दे देगा और पूछा जाएगा कि इफ ए बी लेस देन एच स्क्वायर, इफ ए बी ग्रेटर देन एच स्क्वायर, इफ ए बी इक्वल टू एच स्क्वायर, देन विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच शेप इज दिस। तो 4 आंसर रहेंगे, कौन सा टिक करना है आपको पता चल जाएगा पूरा। एक सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर की ये है कि एक तो इजी है, एक इसको सिंप्लीफाई करने में जो ना सेकंड्स लगते हैं, 1 2 3 4 सेकंड ऐसे कुछ लगते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे सामने रहती है, तो कहीं ना कहीं हमको इसका बेनिफिट मिलता है। यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है इनसेंट्रिसिटी। इनसेंट्रिसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उत्केंद्रता। आप इसका एक जनरल मीनिंग लगा सकते हैं इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मीनिंग होता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। कि जैसे सपोज हम लोगों ने 8 GB की पेन ड्राइव ली और 8 GB डाटा उसमें डालेंगे तो नहीं आएगा, 7.8 7.6 समथिंग कुछ हो सकता है। यानी कि आपने जो पे किया वो 8 GB का किया, लेकिन आपको जो इनपुट मिल रहा है, यानी कि आपने जो इनपुट दिया है वो 8 GB का दिया, आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो 8 GB का नहीं मिल रहा है। ये किसी भी केस में हो सकता है। आप ये एलईडी के बारे में बात करें, सीएफएल के बारे में बात करें, आप लाते हैं 10 वाट का एलईडी तो वो 10 वाट का आपको लुमिनियस नहीं देगा, 9 का देगा, 8 का देगा, जैसा भी है। तो ये इनपुट आउटपुट में जो डिफरेंस है, इसका रेशो जब हम लोग निकालते हैं तो उसको इफिशिएंसी बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ए बी शेप में इनसेंट्रिसिटी होता है। इस इनसेंट्रिसिटी को मैंने यहाँ पर इसलिए भी मेंशन करा है ताकि टेबल में पूरा एक साथ रहे, जबकि यहाँ पर ये फिक्स है। स्टार्टिंग के जो 4 आप देख रहे हैं 1 2 3
1 2 3 स्टार्टिंग में आपको ई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां पे फिक्स है ई। आपको इलिप्स और हाइपरबोला में ही सिर्फ ई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बाकी लास्ट वाले में भी ई इक्वल टू √2 की जरूरत नहीं है। जब मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा तो इस शेप के बारे में आपसे मैं जरूर डिस्कस करूंगा, इस शेप के बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो ये जो बेसिक चीज हम लोग लेकर आ रहे हैं, इनसेंट्रिसिटी, नेचर ऑफ कोनिक और कंडीशन, ये सारी टेबल आपके लिए बहुत काम की है। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट और समझने की अच्छे से कोशिश करें, 100% ऑब्जेक्टिव बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आपको ये बात सामने क्लियर कर रहा हूं। अब हम लोग यहाँ पर सर्कल के ऊपर पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि 6 पार्ट को हम लोग 1 बाय 1 लेके चलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सर्कल। जनरली सर्कल जो है हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था क्लास 6 से या क्लास 5 से, और भी हम लोग तो बड़े वाले हैं। हम जब बचपन में KG1 में KG2 में जब स्कूल में या घर में खेलते थे तो एक हाथ की रिंग या फिर चूड़ी वगैरह लेके हम लोग ऐसा सर्कल बनाते थे, वो वही सर्कल है। हमने क्लास 10 तक आते आते इस सर्कल के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। इसकी रेडियस क्या है, इसका डायमीटर क्या है, इसका सरकमफरेंस क्या है, इसका एरिया क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, इसके बारे में इसका एरिया कोड क्या है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, बहुत सारी चीज़ें, जनरल चीज़ें हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ ली है। तो उन सब पे तो डिस्कस करने की हमको आज ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि जैसे मान लो एक सर्कल है, उस सर्कल को आप कहीं भी बनाए कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसी सर्कल का यदि आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी कि ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें मतलब कि उस सर्कल की पोजीशन को आप लोग ट्रेस करने की कोशिश करें। ट्रेस करने की कोशिश करें मतलब कि जैसे मान लो मैं कोचिंग आ गया हूं, घर से कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, वीडियो चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। घर वाले मान लो मुझे ट्रेस कर रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। तो आपको पता है ट्रेस कैसे करते हैं, मोबाइल के थ्रू है, गूगल के थ्रू, जो भी सॉफ्टवेयर आजकल आता है, स्मार्ट वॉच के थ्रू ट्रेस करते हैं, मैं कहाँ हूँ, कैसे गया हूँ, इतना ऊपर हूँ, इतना नीचे हूँ, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही सर्कल को हम लोग यहाँ बना दें, यहाँ बना दें, यहाँ बना दें, कहीं और बना दें, तो इसको हम लोग ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है। यही काम हम लोग पूरे चैप्टर में आने वाले समय में करने वाले हैं, और डिफरेंट केसेस जो बनेंगे यहाँ पे, उन डिफरेंट केसेस के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सर्कल का आपने एरिया, रेडियस वगैरह जो भी पढ़ा है वो तो सब आपके अपनी जगह सही है, उन सबका यूज कितना है कितना नहीं है तो बात की बात है। लेकिन आज हम लोग सर्कल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, तो सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस। अब ये लोकस नई चीज सामने आई है, लोकस एक नया वर्ड है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊं कि जो लोकस है, आपने किसी छोटे बच्चे को या फिर आपने खुद ने जब पेन वगैरह हाथ में मिल गया, कोयला हाथ में मिल गया, और किसी भी दीवार पे जाकर या घर पे जाकर आपने ऐसे दीवार पे यूं 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 ऐसा कर दिया, क्या किया आपने, तो घर वाला ने आपको थोड़ा अच्छा करके आपकी धुलाई भी कर दी, जो भी कर दिया। लेकिन आपने जो भी बनाया है, ये ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में इसको हम लोग लोकस बोलते हैं। लोकस का मतलब ये होता है कि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको एक डिजाइन तैयार किया। अब कभी डिजाइन का नाम हमको मालूम होता है, कभी नहीं होता है, जो भी है। आपने कभी बचपन में ये बाल भास्कर वगैरह जो मैगजीन्स आती है बच्चों के खेलने की, देवपुत्र जैसी मैगजीन आती है, उसमें वो ऐसे पॉइंट्स रहते थे, उसका हिंदी में नाम रहता था बिंदु मिलाओ। बिंदु मिलाओ मतलब कि उसमें ऐसे बहुत सारे 50, 60, 80, 90 पॉइंट्स रहते थे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहते थे। ये सारे पॉइंट को उसमें एक नंबर लिखा रहता था, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे मिला के, और हम लोग देखते थे कि सारे बिंदु जब ज्वाइन कर देते थे तो उसका एक डिजाइन बनता था, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरा, जो भी बनता था पूरे यहाँ पे ऐसा। तो ऐसे शेप्स बनते थे, उस शेप को हम लोग हिंदी में बोलते थे बिंदु पथ। उस बिंदु पथ को आज इंग्लिश में बोलते हैं लोकस। यानी कि बच्चा, छोटा बच्चा जब दीवार पे ऐसा कुछ तो भी डिजाइन बना देता है, कोयले से या पेन से या पेंसिल से, जो भी है, या कॉपी में भी बना देता है बच्चा, उसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में, ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में, उसको हम लोग लोकस बोलते हैं। तो ऐसा ही लोकस हम लोग यहाँ पे पूरे शेप में बनाते हैं। वो बात अलग है कि सारे लोकस के नाम हमको याद नहीं रहते हैं, हमको जो नाम याद है आज हम लोग उसकी पोजिशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। खैर, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, प्लेन मतलब एक सरफेस के ऊपर एक पॉइंट मूव करता है, सच डेट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स, उसकी डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, जिसको आप लोगों ने रेडियस बोला। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस एक प्लेन में मूव करता है, ये मूव ऐसे करेगा, वी गेट अल्टीमेटली सर्कल।
जब आप एक घोड़े को या गाय को एक जगह बांध देते हैं रस्सी के साथ में, तो वो जो भैंस है वो बिल्कुल उस रस्सी की जो डिस्टेंस है, डेट इज रेडियस, उससे पर्टिकुलर में मूव करती जाती है, ऐसे ऐसे मूव करती रहती है पूरी। तो जब वो ऐसे मूव करती है तो उसमें जो एरिया कवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ऑक्यूपाइड स्पेस बाय सर्कल। जो भी रेडियस रहती है उस रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्री में जनरली हम लोग इसको ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट दैट प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट, प्लेन जो है अपना वो फिक्स रहेगा, कितने ही मूव करे वो। फिक्स पॉइंट जो है उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर, ये हमारे लिए सबसे काम की चीज़ है ज्योमेट्री में। और रेडियस बोलेंगे हम लोग इसको, जो कि उसकी डिस्टेंस है। ये हमारे लिए सर्कल की डेफिनेशन हो गई है। सर्कल की डेफिनेशन यदि हमको समझ में आ जाती है तो हमको सेंटर और रेडियस के बारे में पता चल जाता है। और मैं शुरुआत में आपसे एक बात बोल रहा हूं कि जिस स्टूडेंट को सर्कल की सेंटर और रेडियस के बारे में पता है वो पूरे सर्कल के खानदान के बारे में पता कर सकता है या पता चल सकता है। तो ये वाली बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी, सर्कल की डेफिनेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी शुरुआत में मैंने बोला था कि सर्कल की कंडीशन जो भी रहती है उसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रहेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। याद रहे हम लोगों ने सर्कल की कंडीशन में x के कोफिशिएंट के तौर पे g लिखा है, y के कोफिशिएंट के तौर पे y लिखा है। हम जो स्टैंडर्ड वैल्यूज डिसाइड करते हैं वो सारे फार्मूले उसमें चलती रहती है। यदि किसी बुक में या कैसे कोई स्टूडेंट यहाँ पे 2gy लिख दे तो फिर ये चेंजेस जो होगा वो फार्मूले में भी चेंजेस होगा। यहाँ पे कुछ और लिख दिया, वहाँ पे कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं चलता। इस बात का थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। हम कंसेप्चुअल चीज पढ़ते हैं, जब हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट होता है वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 टेबल में क्लियर था इसे ऑलरेडी, और यहाँ पे a इक्वल टू बी होना चाहिए था, a इक्वल टू बी, ये a इक्वल टू बी हमारे सामने यहाँ पर रहेगा पूरा। तो जब ये a इक्वल टू बी होगा और h इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरी इक्वेशन अभी सर्कल की नहीं है, सर्कल की हो सकती है यदि ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो जब ये a एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं a एक्स स्क्वायर, h को तो 0 हो ही जाएगा तो ये तो पूरी चीज गायब हो जाएगी, प्लस b की जगह भी हम लोग क्या लिख देंगे a वाई स्क्वायर, मतलब कि b की जगह भी a लिख देंगे। और ये जो बाकी बचा 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अल्टीमेटली आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो a कॉमन ले लें, हर बार इक्वली आएगा, तो कॉमन लेके g और a को c के साथ में शिफ्ट कर दें तो एक स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन जो है वो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमको ये वाली चीज मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फाइनली हमको ये चीज यहाँ से मिल जाएगी। जब ये चीज हमको यहां से मिलेगी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c, ये हमारे लिए हमेशा के लिए सर्कल की इक्वेशन बन गई। ये सर्कल की इक्वेशन कब बनी कि जो टेबल वाली कंडीशन थी वो हमने हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट किया, उसके बाद में हमको ये वैल्यू मिली। तो ये सर्कल की इक्वेशन आपको इस टाइप से मिल गई होगी। ये सर्कल की इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो a कहाँ गया, a कॉमन लिया तो g बाई ए इज न्यू कांस्टेंट, फिर से g नाम दे दिया, f बाई ए न्यू कांस्टेंट, फिर से f, c बाई ए फिर से a कांस्टेंट दे दिया। एक स्टैंडर्ड अपने को मेंटेन करना पड़ता है तो एक क्राइटेरिया तय करना पड़ता है, वो क्राइटेरिया हम लोगों ने डिसाइड किया है। यदि ये इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिर से आप लोग, यदि ये इक्वेशन है, मैंने शुरुआत में बोला था कि सेंटर और रेडियस दो चीजें अपने लिए बहुत काम की है। तो सेंटर और रेडियस में आपके सामने सेंटर रहेगा -g और -f। साइन का विशेष तौर पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx है तो -g इज ए सेंटर, -f इज ए सेंटर। क्लियर? तो आपको यह बात समझ में आ गई कि सेंटर रहेगा -g -f यदि इक्वेशन इस फॉर्म में है तो, और रेडियस रहेगी उसकी √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। स्वाभाविक है रेडियस है तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है। ये हमारे लिए सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक मैं बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई कोफिशिएंट नहीं है, माइनस माइनस भी यदि रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो पहले माइनस कॉमन लीजिएगा, जी एफ सी के साथ में उसको एडजस्ट कीजिएगा, नो इश्यू।
और मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 12x प्लस 18y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये यहाँ पर कैसा कुछ लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द सेंटर, तो आपका आंसर होगा सेंटर का -6 माइनस का 9। वाई 12 कंपेयर करेंगे 2g से, तो g इक्वल टू 6 ऑलरेडी माइनस है, f 9 तो माइनस का 9 हो जाएगा। इसकी रेडियस की बात किए जाए मान लो हमसे, तो 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81 माइनस का 10, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा जो भी आ रहा है स्क्वायर रूट में आपका। यदि परफेक्ट है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, डेसिमल में भी चल सकती रेडियस, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती चलेगी। तो ऐसे करके ये सेंटर और रेडियस हमको यहाँ से मिल सकता है। 2-3 चीजें मैं पहले से क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए कि यदि मान लो इक्वेशन इस फॉर्म में है 12x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 6x 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, यदि इस फॉर्म में इक्वेशन है तो आप डायरेक्ट आंसर में -3 -4 नहीं बोल सकते, क्योंकि आप कंपेयर किससे कर रहे हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कंपेयर कर रहे हो। यदि कोई स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कंपेयर कर रहा है तो फिर वो माइनस का 8 -4 -3 -4 डायरेक्टली नहीं लिख सकता, उसको पहले करना पड़ेगा 12 को बाहर। 12 यदि बाहर होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6/12 यानी कि 1/2x, 8/12 यानी कि अपना हो जाएगा ये 2/3y प्लस का 5/12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन को हम लोग इससे कंपेयर करते हैं तब जाके सेंटर मिलेगा हमको। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 फर्स्ट रेडियस माइनस का 2/4 यानी कि 1/3 ये सेंटर हमको जब सही होगा तो रेडियस स्वाभाविक सही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी इक्वेशन का यदि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दें, कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx आप देख रहे हैं, इसको मर्ज करके कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दें क्लास 10 की मेथड के अकॉर्डिंग, तो हमको एक और इक्वेशन सर्कल की इस फॉर्म में डिजाइन हो सकती है। या इसको थोड़ा वापस सिंप्लीफाई कर दें तो हमको वापस का वापस ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो मैं दोनों को अलग अलग तरीके से आपके सामने रख रहा हूं, जिस फॉर्म में भी इक्वेशन रहे उस फॉर्म में आप सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। इस फॉर्म में रहे तो सेंटर रेडियस ये, इस फॉर्म में रहे तो सेंटर रेडियस h कोमा के रेडियस हो जाएगी इसकी r। ये दो चीजें आपके सामने यहां पर आ रही है। होप्स आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं जो आपके सामने क्लियर कर रहा हूं सेंटर और रेडियस वो क्या है। तो यहां पर सेंटर रहेगा h और एक k, तो h कोमा के माइनस से कंपेयर कर रहे हैं तो h, माइनस से कंपेयर कर रहे हैं तो k। दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों सेंटर अलग अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों का जो शेप था वो अलग अलग था, दोनों की जो कैटेगरीज थी वो अलग अलग थी, और उस टाइप की बेसिक व्यवस्थाएं जो हम लोग यहाँ पर वो कर रहे हैं पूरे यहाँ पे। दोनों इक्वेशन एक दूसरे से मिलकर ही बनी हुई है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनाया था, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म बनाया था। दोनों फॉर्म के अपने अपने मॉड्यूलस थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, बट हम लोगों ने दोनों को इंटरचेंज करते हुए कन्वर्ट किया था, वो भी आपको पता है। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी, यहाँ पे रेडियस सिंपल r रहेगी। तो इस टाइप की ये बेसिक चीजें थी। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर चलते हैं, नेचर ऑफ द सर्कल। सर्कल जो है वो हम लोग कॉपी के ऊपर बना रहे हैं, स्वाभाविक है। हमने जो लिखा है कि इसकी r रेडियस जो होगी वो होगी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये किसी भी सर्कल की रेडियस होगी। सब लोग जानते हैं कि रेडियस जो है वो कॉपी के ऊपर जब भी बनेगी तो उसकी रेडियस पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यदि g स्क्वायर एफ स्क्वायर c के इक्वल में हो जाए तो वो पॉइंट सर्कल बनेगा, क्योंकि रेडियस इक्वल टू 0। तो ये r इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट सर्कल। ये पॉइंट सर्कल, ये पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मतलब कि जिसमें रेडियस 0 होती है। तो कब होगी वो, g स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल टू c पर होगी। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फॉर्म में आएगा, एक इक्वेशन लिखी हुई रहेगी, 4 आंसर रहेंगे कि ये सर्कल का नेचर क्या है, पॉइंट सर्कल, ये सर्कल, वो सर्कल वगैरह वगैरह। तो ऐसी कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सिंप्लीफिकेशन मिले, पूरी चीजें क्लियर है। तो ये नेचर ऑफ द सर्कल का फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन की आप बात करें यहाँ पे, तो हमारे सामने फिर यहाँ पे तीसरी चीज आ रही है। फिर से आपका जो रेडियस है वो क्या है, g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस c है। स्वाभाविक है रूट के अंदर का मटेरियल हमेशा 0 से बड़ा होगा,
क्यों होगा 0 से बड़ा? क्योंकि रेडियस है, हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। यदि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो उसको में पॉजिटिव नंबर आना चाहिए रूट के अंदर का। यदि नेगेटिव नंबर आ गया तो वो तो इमेजनरी बन जाएगा, जिसको हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो जी स्क्वायर ए पी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग बाहर कर देंगे, जी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर ग्रेटर देन सी। यानी कि ये मटेरियल पॉजिटिव तो है ही सही, लेकिन सी से बड़ा होना चाहिए। पता चला ये तो हालांकि दोनों स्क्वायर का सम है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव है, बट ये 10 है और सी की वैल्यू 12 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। रूट के अंदर -2 ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 यदि कोई भी क्वांटिटी है तो कहीं ना कहीं वो तो बहुत बेकार चीज हो जाएगी पूरी। तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल सर्कल। रेडियस यदि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो रियल सर्कल। रियल सर्कल मतलब कि जो आंख से दिखता है, जिसको हम लोग कॉपी के ऊपर बना सकते हैं, जिसकी रेडियस होती है। तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई, ये कंडीशन रहेगी तो, क्योंकि आपके पास में इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन से आप लोग सर्कल कौन सा ये बता सकते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जब आपके पास में सेंटर है और रेडियस है, आप पूरे सर्कल के खानदान के बारे में बता सकते हैं। कोई भी नई चीज, कोई भी नया आइटम आपको नहीं मिलेगा वहां पे, इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। फिर आप लोग देख रहे हैं जी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर लेस देन सी। लेस देन सी जो देख रहे हैं आप लोग, जस्ट प्रीवियस चीज को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर माइनस सी, यदि ये छोटा हो गया, यानी कि ये नेगेटिव 0 हो गया, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो वो सर्कल बनेगा नहीं, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि वो इमेजनरी सर्कल बनेगा, जो कि दिखेगा नहीं, रियल सर्कल नहीं है पूरा वहां पे ये। तो इस टाइप से हम लोगों ने नेचर ऑफ द सर्कल के बारे में आपसे बात करी है। अब हम लोग फिर से थोड़ा आगे चले। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पर्टिकुलर केसेस। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पर्टिकुलर केसेस। सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस। सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, 1 बाई 1 करके हम लोग यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इन चीजों को क्लियर करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, यदि ये सर्कल है और यदि ये एक्स एक्सिस को टच करता है, मैंने ये नहीं बोला कि ये वाई को करता है कि नहीं करता है, हमको मतलब नहीं, करता होगा तो, लेकिन एक्स को टच कर रहा है ये हमको क्लियर है। यदि यहाँ पे इसके सेंटर एच कोमा के है, तो आपको पता है कि जब ये टच करेगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये y की डिस्टेंस होगी, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो भी k होगी। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो h कोमा k है, ये h कोमा k, ये दोनों चीजें h और k की वैल्यू है, ये डिस्टेंस y की है और ये डिस्टेंस x की है। तो x की वैल्यू तो थोड़ी ज़्यादा होगी k जो भी होगी रेडियस की, पर ये डिस्टेंस अपनी रेडियस भी है, तो h कोमा k। कुछ बुक वाले इसको r मान लेते हैं, इसको भी r कंसिडर कर लेते हैं, आप भी चाहो तो कर सकते हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सेंटर के जो 2 पॉइंट है ना, वो एक पॉइंट रेडियस से मैच करेगा आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग। इसलिए मैच करेगा क्योंकि वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये भी रेडियस है और ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू रेडियस, तो ये तो वाई एक्सिस की डिस्टेंस हो जाएगी क्योंकि वाई के पैरेलल में है इसलिए। तो इसकी इक्वेशन यदि हम बनाना चाहें तो इसके सेंटर है h कोमा k, तो इसकी रेडियस हो जाएगी r। यदि x एक्सिस को टच करता है तो इस r को हम लोग क्या लिख देंगे, k। इस r को भी हम लोग k लिख देंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि सेंटर आपको दिया हुआ है 1,2, तो फिर इसकी रेडियस भी 2 होगी क्योंकि x एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। आपको ये बात समझ में आ गई होगी डायग्राम को देखकर। तो जनरली क्वेश्चन जो है वो आपसे इक्वेशन पूछता है कि इसके सेंटर यदि 1,2 है, कि इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1,2 देन टचिंग x एक्सिस, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप बोलोगे कि सर हमको तो सेंटर के अलावा इक्वेशन बनाने के लिए रेडियस भी चाहिए, यहाँ पे तो रेडियस थी नहीं, रेडियस है नहीं, लेकिन उन्होंने रेडियस का आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि जब वो x एक्सिस को टच कर रहा है तो y2 की जो वैल्यू है वो r की वैल्यू होगी। तो वो यदि r की वैल्यू होगी तो ये 2 और ये 2 इक्वल हो जाएगा पूरा। आई बात समझ में आप लोगों को यहाँ पे? इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी तो आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अभी मैं k लेके चलता हूँ, 1,2 है तो 2 ले लेंगे, 2,3 है तो 3 जो भी हो सकता है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन दोनों टाइप से बना सकते हो आप लोग। जो दो तरीके की इक्वेशन हम लोग सर्कल में पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर की जगह के स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो भी आंसर बन सकता है। देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव में आंसर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे h कोमा k लिया है, जो भी यूपीएससी के एग्जाम में जो भी ऑप्शन होता है वो आप लोग ले सकते हैं। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर्कल यदि x को टच कर सकता है तो भाई फिर y ने क्या बिगाड़ा है, y को भी टच करेगा।
तो आप देखिएगा ये सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, ये वाई को यदि सर्कल टच कर रहा है, वाई को यदि टच कर रहा है तो ये सर्कल वाई को ऐसे टच करेगा, ये वाई एक्सिस को टच ऐसे करेगा। हमको ये नहीं बोला कि जो वाई को टच करता है वो एक्स को भी करता है क्या, नहीं करता है क्या, हमको क्या मतलब है, नहीं बोला तो नहीं सुनेंगे हम लोग। वाई को टच कर रहा है तो इसकी कहानी क्या हो जाएगी, फिर ये सेम हो जाएगा, ये डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी रेडियस से, तो h कोमा के, तो इसकी रेडियस हो जाएगी h हो जाएगी पूरी यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन जैसे मान लो 2,3 में सेंटर दिया हुआ है तो इसकी रेडियस 2 होगी, 2,3 3 2, राइट। इसकी इक्वेशन आप लोग सेट करना चाहें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2 का स्क्वायर। मतलब कि यदि ये 2,2 है तो ये डिस्टेंस भी 2 है आपकी, ये 2,3 है तो ये डिस्टेंस भी जो रेडियस है वो 2 रहेगी पूरी। यानी कि दोनों चीज़ें आपके सामने आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं x को अलग टच करा, y को अलग टच करा, अब दोनों को एक साथ टच कर रहा है, दोनों को ये एक साथ टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोनों को ये एक साथ टच कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस। टच करने का मतलब होता है केवल छू के निकल जाना पूरा, तो ये टच करके निकल गया, तो ये x को भी टच करेगा, y को भी टच करेगा, तो ये भी रेडियस, तीनों चीज़ें सेम रहेगी। यानी कि h कोमा k लिखने की बजाय मुझे अब h कोमा h लिखना पड़ेगा, या k कोमा k लिखना पड़ेगा, या तीनों रेडियस के इक्वल में r कोमा r लिखना पड़ेगा। जो भी एग्जाम में है या जो भी आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू में h स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें ये इक्वेशन बन जाएगी। ये जितनी भी कंडीशन, जितने भी केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं ये सबके सब रिवर्स ऑर्डर में भी चलते हैं। कैसे कि जैसे आप लोगों ने इक्वेशन बनाई कि 2,3 रेडियस है और आपका ये एक्स एक्सिस को टच करता है, तो आप समझ गए कि ये रेडियस इसकी 3 हो जाएगी, ये सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस 3 हो जाएगी। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू में 3 स्क्वायर। इसको जब थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई किया तो माइनस 4x प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 3 3 जा 9 माइनस का 3 2 जा 6y इक्वल टू में 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी जो भी इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन जब जैसी आपकी बनी, इस इक्वेशन को बनने के बाद में एग्जाम वाला आपको ये इक्वेशन भी दे सकता है कि बोले दिस इज द इक्वेशन, किसकी है आपको पता चल जाएगा कि सर्कल की है कि एक्स स्क्वायर, मैंने वाई स्क्वायर छोड़ दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू में 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। देन विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा एग्जाम के 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए टचिंग एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी टचिंग वाई एक्सिस, ऑप्शन सी टचिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऑप्शन डी नाइदर टचिंग एक्स एक्सिस नॉट टचिंग वाई एक्सिस। ऐसे 4 आंसर रहेंगे। इस इक्वेशन में आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। आपको सेंटर मिल गया 2,3 और रेडियस मिल जाएगी 3। इक्वेशन के बाद में दोनों चीजें निकाल देंगे, तो ये दोनों चीजें देखने के बाद में आप बोल सकते हैं टचिंग एक्स एक्सिस। तीनों चीजें अलग अलग है, 2,3, 4 है, तो ना तो एक्स को टच कर रही है ना वाई को टच कर रही है। तीनों चीज आपस में इक्वल है, 3,3,3 मतलब रेडियस भी 3, तो ये एक्स को भी टच कर रही है, वाई को भी टच कर रही है। इससे बढ़िया चीज अपने को और क्या मिल सकती है, इससे बढ़िया मटेरियल हमको और क्या मिल सकता है एग्जाम में। तो ये बेसिक चीजें हमारे सामने आती है, तो हमको कहीं ना कहीं हमारे लिए कंसेप्चुअल चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। सर्कल सेंटर एट ओरिजिन, सर्कल के सेंटर यदि ओरिजिन पे है, यानी कि सर्कल जो है वो ओरिजिन से होकर नहीं जा रहा है, सेंटर उसके ओरिजिन पे है, यानी कि ऐसा सर्कल है। इसके सेंटर यदि h, k यदि 0 0 हो जाए तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कंडीशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ये शानदार चीज है। सर्कल सेंटर ओरिजिन पर यदि है तो क्या हो सकता है, सर्कल सेंटर एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर यदि सर्कल का सेंटर टच कर रहा है या उसके ऊपर है, उसने तो बोला ऊपर है तो सीधी सी बात है एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो यहां पर है। अब ये सर्कल ऐसा हो सकता है, हमको तो ये पता है कि सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर है। यदि सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो मुझे बताओ इसकी h, k की वैल्यू h, 0 होगी कि नहीं होगी। h, 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू होगी नहीं।
एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है तो y की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस की नहीं, y की या k की वैल्यू 0 होगी। 0 होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर x माइनस एच, फर्स्ट वाले को h ही कंसिडर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस एच वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। हमारी जो सर्कल की ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें वाई स्क्वायर प्लस 2fy भी आया है, इसमें fy वाला मटेरियल नहीं आएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2xh ऐसा कुछ मिल रहा है अपने को, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, वो 2fy वाला जो मटेरियल है वो इसमें नहीं है। fy वाला मटेरियल नहीं है मतलब कि f की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। यदि सर्कल सेंटर जो है वो x एक्सिस है तो f की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। ये f मैं कहां से लेकर आया आपके लिए कि जो शुरुआत में मैंने इक्वेशन क्लियर की थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यदि इस पूरी इक्वेशन में यदि ये f की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कि वो एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर है। ये चीज अपने को क्लियर होती जाएगी, हमको कहीं ना कहीं फंडा समझ में आता जाएगा। f की वैल्यू नहीं होगी इसका मतलब है कि कोफिशिएंट जो है वो y का वो 0 है, तो आपकी जो रेडियस है वो अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी वाली बनेगी। जब इस केस में एफ ही गायब हो गया तो इसका रेडियस का नया फार्मूला क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर माइनस सी। अब एग्जाम वाला है, आप एनडी के एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा तो आपका पसीना निकलवाएगा वो। यदि ये रेडियस है तो सर्कल का सेंटर कहां पर है, उल्टा करके पूछेगा। एक्स एक्सिस का नाम ही नहीं लेगा, बोलेगा इफ f इक्वल टू 0 देन मीन्स व्हाट, तो r इक्वल टू ये या फिर सेंटर एट एक्स एक्सिस। ऐसी बेसिक चीजें आपसे निकलवाएगा, ऐसी बेसिक चीजें आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगी। इस टाइप का बेसिक फंडा कहीं ना कहीं आपके सामने आता है और ये बेसिक फंडा ही हम लोग क्लियर करते हैं। अब स्वाभाविक है एक्स एक्सिस हो गया है तो वाई एक्सिस में हम लोग टाइम खराब नहीं करेंगे, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। वाई एक्सिस है तो यहाँ पे जी की वैल्यू 0 होगी, जी की वैल्यू 0 होगी तो इसकी जो रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी, एफ स्क्वायर माइनस सी बनेगी। सेंटर कहाँ रहेगा इसका, वाई एक्सिस पे बोल रहा है तो वाई की वैल्यू 0 रहेगी, एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, वाई की वैल्यू तो कुछ बनेगी इस पे पूरी यहाँ पे वैल्यू। इस टाइप की बेसिक चीजें हमारे सामने आती है। कितनी शानदार चीज है। हम लोग यदि प्रॉपर प्लानिंग के साथ में कोई भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो उसका कितना जबरदस्त बेनिफिट होता है हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। जबरदस्त बेनिफिट का मतलब ये होता है कि कोई भी कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो उसके पीछे कंसेप्ट होते हैं, और जब आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा ज़्यादा फायदा हो रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास चीज़ है। सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से यदि कोई सर्कल पास होके निकलता है, सबसे बढ़िया काम आप पास करवा के देख लो, ये पास होके निकल रहा है। यदि ये पास होके निकल रहा है तो इसमें एक्स और वाई का जो एक पॉइंट है वो 0 0 है, यानी कि ये जो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये जो सर्कल की इक्वेशन है यदि सर्कल ओरिजिन से पास होकर निकलता है तो इसमें एक बार में एक्स वाई यदि 0 हो जाए तो पूरा 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली वी गेट वैल्यू ऑफ c इज 0। तो c की वैल्यू कितनी मिलेगी आपके लिए यहाँ पे 0। c 0 आएगा तो सर्कल जो है वो ओरिजिन को पास करेगा। और ये कोई नई चीज नहीं है, दुनिया में जितनी भी इक्वेशंस है यदि उसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इफ c इक्वल टू 0 देन वन ऑफ देम रूट इज 0, क्योंकि x कॉमन लेंगे तो 0 मिलेगा पूरा वहां पे। ये तो c की वैल्यू यदि 0 है तो आपका एक जो पासिंग थ्रू वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन से पास होकर जाएगा। ये चीज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये चीज मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। फिर उसके बाद में यहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये चीज थोड़ी सी आपके लिए नई आ रही है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि कॉमन सेंटर, उसका जो मीनिंग है वो निकलता है कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर का मतलब होता है कि दोनों सर्कल का एक ही सेंटर हो, उसकी जो रेडियस है वो अलग अलग होगी।
जब हम लोग किसी मेले में घूमने जाते हैं और वो जो निशाना मारते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारे सर्कल बने रहते हैं और उसका जो सेंटर रहता है ना वो एक ही रहता है, यानी कि वो एक ही सेंटर होगा इस चीज़ का पूरा। तो ऐसे कॉमन सेंटर यदि है तो एक कॉमन सेंटर की बात हमारी हुई यहाँ पे कि एक कॉमन सेंटर इस टाइप से आप लोग देख रहे हैं इसमें पूरा। तो इसको हम लोग कॉमन सेंटर बोलेंगे तो इसकी रेडियस अलग अलग होगी। अब इसमें एक सर्कल को S1 बोल दें, एक को S2 बोल दें, दोनों का डिफरेंस जो है वो भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी सेकंड वाले सर्कल के कोऑर्डिनेट दे देते हैं, रेडियस दे देते हैं, इक्वेशन दे देते हैं और फर्स्ट वाले का रेडियस पूछते हैं या सेंटर पूछते हैं, जो भी होता है पूरा। ऐसी बेसिक चीजें वहां पर आती है। ये क्वेश्चन 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन था, किसी ने ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा पूरा। ये क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर नोन, कि ये सर्कल है, ये डायमीटर है, सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। इस डायमीटर के एंडिंग पॉइंट यदि आपको पता है, x1 y1 कोऑर्डिनेट यदि आपको पता है तो आप इसका सब कुछ बता सकते हैं, इवन सर्कल की इक्वेशन भी बता सकते हैं। वैसे तो कोऑर्डिनेट यदि अपने को पता है तो हम सेंटर निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर इज ए मिड पॉइंट ऑफ एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर, एस वी नो डेट। और इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसके सेंटर तो वैसे भी हम लोग निकाल ही सकते थे, रेडियस भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे बन रहा है ये कि बिना डिस्टेंस यानी कि रेडियस निकाले, बिना सेंटर निकाले भी सर्कल की इक्वेशन बन सकती है। कि यदि इसके ये एंडिंग पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है तो इसकी इक्वेशन होगी x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस, एक सेकंड, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। आपके हिसाब से सर्कल की ये चौथी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c वाली थी। सेकंड इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाली थी। थर्ड इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने सेंटर को 0 डिक्लेयर कर दिया था तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जनरली कैलकुलस में चलती इसलिए मुझे मेंशन करना पड़ रहा है। फोर्थ इक्वेशन इज दिस। इसमें अपने को सेंटर और रेडियस के बारे में डिस्कस हम लोगों ने नहीं किया, बट यदि डायमीटर के एंडिंग पॉइंट है तो ये सर्कल की इक्वेशन हो सकती है। और ये क्वेश्चन 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट में आ चुका है। और ये यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको डिजाइन कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट बोले कि मैं इतना क्यों करूं जब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा मैं क्यों करूं? तो ऐसा मत कर भैया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, सेंटर निकाल, रेडियस निकाल, जो तेरे को करना हो कर, कोई परेशानी नहीं है। हर काम को करने में हमारे हाथ में है, हर चीज को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, ये पॉइंट नहीं है, ये एग्जाम के क्वेश्चंस को देख के ये पॉइंट कुछ लोगों ने बना दिया है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं ना हम लोग यूज करके सेट कर सकते हैं। कि जैसे ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12x 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। ये जो सर्कल की इक्वेशन है, इस सर्कल की इक्वेशन में कोई भी पोजीशन ऑफ पॉइंट, उसकी पोजीशन बतानी है। तो इसका सेंटर रहेगा -6 -4, इसकी रेडियस हो जाएगी 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16 माइनस का 1, तो इसकी रेडियस हो जाएगी हमारे लिए 51, रूट 51, यानी कि राउंड फिगर में हम लोग 7 कंसिडर कर सकते हैं या 7.1 भी ले सकते हैं। यदि आपने इसका एक सर्कल डिजाइन कर दिया, हालांकि इन सबकी जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर भी करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर कोई भी पॉइंट है, आपने 1,2 लिया, क्या लिया आपने? 1,2 लिया। ये 1,2 की 3 पोजीशन है, एक तो अंदर हो सकता है, एक ऑन द सरकमफरेंस के ऊपर हो सकता है, एक बाहर हो सकता है। कोई भी पॉइंट हो, आप घर के अंदर हो सकते हैं, घर के बाहर हो सकते हैं, घर की जो गेट होता है उसका जो वो क्या वो ढलान कुछ बोलते हैं उसको, डेल बोलते हैं उसको हिंदी में, तो उसके ऊपर होता है, मतलब मिड ऑफ द इंटीरियर एंड आउटर, इस टाइप से चीजें देती है पूरी। तो आपको पता होगा वो हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, उसको मारने के लिए भगवान ने जन्म लिया था, जिनको हम लोग बोलते हैं नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान ने उनको, हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान था कि ये ना तो अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, फिर कहाँ मरेगा?
ना दिन में ना रात में, ना हवा में ना अग्नि में, ना ऐसे बहुत सारे वरदान थे। तो भगवान ने उसको अपनी गोद में बैठाया और गेट के बीच में, गेट के ऊपर बैठ गए, बोले ना अंदर है ना बाहर है, मतलब बीच में है, और उसको मार दिया था पूरा। तो ये पॉइंट सरकमफेरेंस के ऊपर होगा। 3 पोजीशन होगी, उन तीनों पोजीशनों का आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। तो ये जो 1,2 है ये आप पूरे इसमें रख के देख लीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 12 प्लस 8 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। आप में इतना तो सेंस होगा, एग्जाम में जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सेंस का यूज करना बहुत जरूरी है कि सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं और पॉइंट्स भी पॉजिटिव हैं, तो वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों एग्जाम में टाइम खराब करेंगे। यदि इनमें से एक भी नेगेटिव होता या एक भी साइन नेगेटिव होता फिर जरूर चेक करना पड़ता। तो ये जो पॉइंट है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये 1,2 जो है वो सर्कल के बाहर है, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। यदि मान लो मैं यहां पे इसको 1,2 को चेंज करके 1,2 करके इसको मैं -1,2 रख देता हूं। मतलब ये +1 इक्वल टू में जो 0 था इसको मैं -1,2 कर देता हूं। तो x का स्क्वायर 1, y स्क्वायर 4, -12 प्लस का 8 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा ये 8 4 12 2 14, तब भी पॉजिटिव आ रहा है। -2 कर दूं इसको मैं -2 कर दूं, तो ये बनेगा हमारे लिए फिर से इसको मैं सपोज -2 कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 4 -12 -8 प्लस का 1। अब तो नेगेटिव है, यानी कि ये उस सर्कल के अंदर है। और यदि इक्वल टू 0 हो जाए तो ऑन द सर्कमफेरेंस। ये मैंने सर्कल के आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं, सर्कल की कंडीशन मैंने आपके सामने रखी है, और सारी कंडीशन ऐसी कंडीशंस है जिसमें हमको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव की हेल्प मिलती है। और ये देखा जाए तो पूरे सर्कल का एक कंक्लूजन है, एक सर्कल का निचोड़ है। वो निचोड़ मैंने आपके सामने रखा और आई एम श्योर कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। और इसलिए भी समझ में आया होगा क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर चला हूँ, और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चनों की मैंने यहाँ पे हाईलाइट रखी थी, और वो हाईलाइट मैंने आपके सामने रख के इस निष्कर्ष पे मैं पहुंच गया हूं कि पहुंचने के बाद में मुझे इतना समझ में आ गया है कि यदि बच्चा इस वीडियो को देखकर एक प्रॉपर प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करने के बाद में जब वो परफॉर्म करता है तो उसका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। ये हमारा एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है। फोर्स एकेडमी में हम लोग ऐसे ही कुछ टॉपिक्स, ऐसे ही कुछ कंसेप्ट स्टूडेंट के सामने रखते हैं, तो उसका चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने कई बार किया है, और हमारे बच्चे जो सक्सेस लेते हैं, जो सिलेक्शन हमको मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की टीचिंग का, इस प्रकार की पढ़ाई का एक बेनिफिट मिलता है। तो आप लोगों ने इस फर्स्ट पार्ट को, कोनिक सेक्शन के वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने बहुत जल्द सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, इस कोनिक सेक्शन का सेकंड पार्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हमारे सामने 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक से एनडीए में यदि 8-9 क्वेश्चन भी हमको मिलते हैं तो हमारे लिए कितना बड़ा बेनिफिशियल पार्ट होगा पूरा। तो ऐसी ही चीज़ें मैं आपके सामने सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।